हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अप्रिशिएट करें, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, आपके बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड चलता आ रहा है, आपके लॉस सेट ऑफ नहीं हुए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उसको मैं अब करंट ईयर के कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो क्या लिमिटेशन है इसकी, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। दो अब लेट अस रीड द सेक्शन, प्लीज अप्रिशिएट करें। सेक्शन 70 सबको पता है कि वो इंट्रा हेड की बात करता है। 71 बात करता है कि भैया एक मान लीजिए करंट ईयर लॉस है और मेरी एक करंट ईयर इनकम है किसी और हेड की, मेरी क्या सेट ऑफ हो पाएगा, तो सेट ऑफ की बात करता है। तो देखिए नोट करें, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस की जब बात करता है, मैं कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूं, पूरे सेक्शन 72 आता है। और आप जब आप सेक्शन 72 पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि सर ये सेक्शन 72 बोलता है सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। देखिए क्या बोलता है, वेयर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर द हेड पीजीबीपी इज अ लॉस एंड टू द सीसी एंड बीइंग अ लॉस सस्टेन्ड बाय स्पेकुलेशन सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, और वो 71 में सेट ऑफ नहीं हो पाया। सो मच ऑफ द लॉस दैट चार्ज नॉट बी सेट ऑफ और he has no income under any other head, the whole loss shall be subject to the provisions in this chapter and be carried forward to the following assessment year, and it shall be set off against the profit and gains if any of the business operation carried on by him and assessable for that assessment year। और अब लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ तो वो आगे चला जाएगा। तो सीधी बात है सर, ये 72 साफ साफ बोल रहा है कि भाई ये बिजनेस से ही होगा। पर मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, मेरा कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस चल रहा है, क्या मैं कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है सर। और आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज आपको लगेगा यार ये तो बहुत बहुत आसान था यार, तो सोचा ही नहीं था। अप्रिशिएट कीजिएगा, जजमेंट नोट करें सर, 2021 की है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ पणजी। अच्छा, बिफोर मैं जजमेंट समझाने के लिए दो तीन जजमेंट समझाऊंगा, दो तीन चीजें आपको समझा दूं सर पहले आपको, बिफोर गोइंग टू दिस। सर इनकम टैक्स में आप ये मान के चले सर, हमेशा ना टैक्सेशन टोटल इनकम का होता है, इनकम का नहीं होता। हम लोगों के मन में कंसेप्शन है, किसी से पूछो टैक्सेशन किस चीज का होता है, इनकम से हर बंदा इनकम बोलता है। Sir, income is only a subset of total income, right? Total income defined है under section 2 surplus 45। section 2 surplus 45 क्या बोलता है, total income is total amount of income referred in section 5 computed in the manner laid down under section। तीन चीजें कौन सी, it has to be income first, section 224, उसके बाद इनकम कौन सी जो सेक्शन 5 में रेफर्ड है, उसके बाद कंप्यूटेशन प्रोविजन। तो होता क्या है सर, 224 की जब इनकम टेस्ट पास होता है, टोटल इनकम का एक सेट पास हो जाता है, आप 459 पढ़ते हो, 459 पढ़ने के बाद लगता है यार टोटल इनकम का पार्ट है, तो नाउ दिस इनकम गोज सेक्शन 10 में जाती है। आप देखते हो सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड इनकम तो नहीं है, जब सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है तो इनकम सेक्शन 14 में जाती है, और सेक्शन 14 में 5 हेड्स है सर, 5 हेड्स, पहले 6 हेड्स होते थे, अभी मैं डिस्कस करूंगा उस बात को। पहले 5 हेड कौन से हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, देन उसके बाद आपका आईयूएस, 5 हेड्स है। तो जब सेक्शन 14 में कोई सोर्स ऑफ इनकम जाती है तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वो सोर्स ऑफ इनकम रिस्पेक्टिव हेड में जाती है। लेट अस से संदीप जी आप प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बिजनेस प्रोफेशनल का काम है तो चैप्टर 4D में जाएगी। पर मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं लेकिन मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूं, मैं किसी कंपनी में सीएफओ हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दो आई एम प्रोफेशनल, बट सिंस मेरा जो रिलेशन है मेरे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो सैलरीड में जाएगा सर। दो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ बाय प्रोफेशन, राइट सर, राइट, तो मेरा सैलरी हेड में जाएगा। तो अप्रिशिएट कीजिएगा, ये जितने भी हेड्स हैं दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर कोई इनकम किसी और हेड में जाएगी, वो किसी और इनकम में हेड में नहीं जा सकती। मान लीजिए कोई सैलरी इनकम है, आप उसे बिजनेस प्रोफेशन में जाकर टैक्सेबल नहीं कर सकते, सेम एज बिजनेस प्रोफेशन की इनकम वो कैपिटल गेन में जाकर टैक्स नहीं कर सकते, राइट, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से सर, हर हेड एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर देयर वाज सम एक्सेप्शन टू इट, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए संदीप जी आपका क्लाइंट है, शेयर ब्रोकर है, तो शेयर ब्रोकर क्या करता है सर कि बकायदा कुछ तो क्लाइंटों के बिहाफ पे सेल परचेज करता है, कुछ वो क्या करता है प्रो में काम करता है। प्रो का मतलब अपनी सेल परचेज करता है। जो अपनी सेल परचेज करेगा तो ऑफिस बात है कोई शेयर होल्ड भी करेगा, जब कोई शेयर होल्ड करेगा तो उसमें डिविडेंड भी आएगा। तो अप्रिशिएट करें, जो वो प्रो में बिजनेस करता है, मतलब अपने लिए काम करता है, जो सेल परचेज करता है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पीजीबीपी का पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर क्वेश्चन उठता है जो उस पर्टिकुलर होल्डिंग के ऊपर जिसपे मैं अपना खुद काम कर रहा हूं, मैं बीइंग अ शेयर ब्रोकर, तो उसपे जो डिविडेंड आ रहा है सर, दो इट इज अ पार्ट ऑफ, इट हैज बीन अ
उसकी स्ट्रीम क्या है? वो शेयर्स हैं जो बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं। तो सही मैंने वो बिजनेस इनकम है, पर डिविडेंड का नेचर कुछ इस तरह से है, वो टैक्सेबल होता है हमेशा आईयूएस में। सर ये समझ ले, सर डिविडेंड का जो नेचर क्या है वो आईयूएस में ही है, उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है, वो आईयूएस में टैक्सेबल हो पाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे, अगर आपका बीइंग अ शेयर ब्रोकर, मेरे मेन बिजनेस में अगर लॉस है और डिविडेंड से मेरे को प्रॉफिट आया हुआ है, मैंने डिविडेंड इनकम मेरी टैक्सेबल है, जो अब टैक्सेबल हो गई है, तो ऐसे केस के अंदर मैं डिविडेंड इनकम को सेट ऑफ करता हूं। सेम बात सर कैपिटल गेन में लगेगी। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। सर जजमेंट नोट कर लें ऑफ एल्कॉन डेवलपर्स। इस जजमेंट में क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? द जजमेंट इज समथिंग लाइक दिस ऑफ सॉरी, इट इज इन रिलेशन ऑफ, अप्रिशिएट करें सर, दोस एसेट्स which has been used for the purpose of business। अगर मैं कोई भी एसेट यूज फॉर करता हूं पर्पस ऑफ बिजनेस, उसपे क्या लगता है सर? डेप्रिसिएशन लगता है। ऐसे होता है सर, जिसपे जो भी कोई भी एसेट मैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज करूंगा, अगर मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं और उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो सर वो इन्वेस्टमेंट है, वो तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस नहीं है। पर मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और उसको मैं यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या होगा सर? उसमें ना केवल मैं उस पर जो खर्चे होंगे मेंटेनेंस के, वो खर्चे मेरे को मिलेंगे, हाथ का डेप्रिसिएशन भी पार्ट मिलेगा, बिल्डिंग वाले पार्ट पे वही मिलेगा। अब इस केस में क्या हुआ सर? प्लीज नोट करें सर, एसएससी का प्रॉफिट और लॉसेस चल रहे थे। अब उसके बाद बिल्डिंग प्लांट थी जिससे वो काम चला रहा था। अब बिल्डिंग प्लांट को जो बेच के उसको कुछ कैपिटल गेन आ गया। और अप्रिशिएट करें, जब कैपिटल गेन करते हैं आता है, और क्योंकि जो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो आपको ध्यान होगा सर सेक्शन 50 है जहां पे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें सर, अगर वो मेरे एसेट 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, तो सर उसका जो नेचर है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। इट इज ओनली फॉर टैक्सेशन पर्पस, ये डीम्ड माना जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं क्लियर हूं आपको सर? इसका मतलब अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मुझे 54F का बेनिफिट मिल पाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बात क्लियर है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आ रहे हैं, क्या मैं उसको सेट ऑफ कर पाऊंगा? दिस इज व्हाट बॉम्बे हाईकोर्ट सेड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि भैया जो ये एसेट है इस पे आप क्या कर रहे हो? डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो और डेप्रिसिएशन को खर्चे में डाल रहे हो। तो जब गेन भी जब आएगा, जब गेन वाला पार्ट भी आएगा, वो भी क्या है? वो भी सही मैंने बिजनेस इनकम है, पर क्योंकि ये कैपिटल एसेट के नेचर में है, इसलिए ये कैपिटल गेन में ही फॉल करता है। बट अगर गेन आएगा तो बिजनेस का पार्ट है, तो आप सेट ऑफ कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, आपको आपके बिजनेस लॉसेस चल रहे हैं और आपने वो एसेट, जो कैपिटल एसेट जो आप यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, प्लीज नोट करें मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, और उन एसेट को आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं जिसपे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। अब ऐसे केस के अंदर जब आपने वो बिल्डिंग बेची, प्लांट एंड मशीन बेची, उस पर आपने डेप्रिसिएशन, आपने जब आपको अलाउंस मिला तो आपने खर्चे में डाला, तो उन्होंने बोला जब आपने खर्चे में उसे डाला, अब जब आप बेच रहे हैं, वो जो कैपिटल गेन आ रहा है, प्लीज नोट करें, वो जो कैपिटल गेन आ रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली अ बिजनेस इनकम ओनली, बट इसका नेचर कुछ इस तरह का है, वो कैपिटल गेन के अंदर ही टैक्सेशन होगा। इसलिए अगर आपने इस तरह का कोई कैपिटल गेन कमाया है, तो ऐसे केस के अंदर आप बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ आप कर सकते हैं। मैं जजमेंट दिखाता हूं दोबारा सर, 2021 का जजमेंट 128 taxman.com, हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे, पंजी बेंच का है सर ये, एल्कॉन डेवलपर्स। इसके बाद एक और जजमेंट है सर, कर्नाटक हाईकोर्ट। अब लेट अस से 2 एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस से सर बॉम्बे हाईकोर्ट, मैं आपको ये जजमेंट क्यों समझा रहा हूं, दूसरा जजमेंट इसलिए समझा रहा हूं, और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, सो व्हाट हैपेंड, बॉम्बे हाईकोर्ट सिर्फ यहां तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। लेट अस से मैंने प्रॉपर्टी तो 100 रुपए खरीदी थी, मान लीजिए बिल्डिंग 100 रुपए खरीदी थी, जिसे मैंने यूज करा था बिजनेस के लिए। अब मैंने डेप्रिसिएशन उस पर 80 रुपए खा गया, 80 रुपए डेप्रिसिएशन मिल गया मेरे को, अब 20 रुपए की WDV हो गई, और वो बिकी मेरी मान लीजिए 80 रुपए की। तो सर यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला 60 रुपए मेरे आपकी सही मैंने बिजनेस इनकम है, पर टैक्सेशन आपका कहां पे होगा सर? कैपिटल गेन के अंदर। अब क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी तो 100 रुपए खरीदी थी, अब ऐसे केस के अंदर 100 रुपए खरीदी थी, पर आपने डेप्रिसिएशन तो 80 रुपए ले लिया, अब WDV 20 रुपए, पर बिकी अब 120 रुपए की है। तो क्वेश्चन उठता है सर 20 रुपीज का क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो आपको 80 रुपए मिला है, तो क्या ये 80 रुपए बिजनेस इनकम है? 20 रुपीज कैपिटल गेन? आंसर इज नो सर। नंदी स्टील्स में कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ समझाया कि जितना भी कैपिटल गेन आएगा
चाहे वो डेप्रेशन का पार्ट इंक्लूड करके या डेप्रेशन से ओवर एंड अबव, ये सारा का सारा गेन आपका बिजनेस इनकम है। पूरे की पूरे अमाउंट से आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये अगेन जजमेंट है 2021 का 128 taxman.com 267 कर्नाटका हाईकोर्ट। तो प्लीज नोट कर ले, कोई भी एसेट जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। उस केस में जहां पे डेप्रेशन ले रहे हैं, जब आप उसे बेचेंगे तो ना केवल वो लॉन्ग टर्म, अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इट इज ओनली डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर सेक्शन 50 ओनली। और साथ में जो कैपिटल गेन आप कमाओगे, कैपिटल गेन जब आप कमाओगे वो सही मैंने बिजनेस इनकम है, पर क्योंकि कैपिटल एसेट का नेचर इस तरह से है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, इसलिए टैक्सेबल कैपिटल गेन में होता है, बट इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस आल्सो। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी दिखाऊंगा। बिफोर दैट लेट अस गो बैक टू बॉम्बे हाई कोर्ट अगेन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया सर पॉइंट और डाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज नोट कीजिएगा। उन्होंने बोला सर एक जजमेंट है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेजेंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, आईटीएटी की जजमेंट थी। इस जजमेंट के अगेंस्ट सर रेवेन्यू ऊपर गया ही नहीं, हाई कोर्ट में गया ही नहीं। तो सर हाई कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि भाई साहब आप उसमें क्यों नहीं गए, तो क्या आपने उस जजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो रेवेन्यू सेड यस। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, जो मैं एक और पॉइंट आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जजमेंट ढूंढे अपने फेवर की, सेम फैक्ट्स की या सेम लॉ पे, तो हमेशा ये देखिए क्या उस जजमेंट को आगे रेवेन्यू ने सर आगे अपील फाइल करी है, यस और नो। अगर मान लीजिए अपील फाइल करी है तो बात खत्म, वो तो आप आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उसने अपील फाइल नहीं करी है तो मेन प्रिंसिपल जो उसमें से निकल के आता है, आप ये बोल सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर फैक्ट्स पे मेरे भी सेम फैक्ट्स हैं, यहां पर सर डिपार्टमेंट ने सर आर्ग्यू करने से मना कर दिया, आगे अपील फाइल नहीं करी है। जब अपील फाइल नहीं करी है इसका मतलब दे हैव एक्सेप्टेड दिस लीगल पॉइंट इन फेवर ऑफ एसएससी। अब मेरे लिए ये फाइट क्यों कर रहे हैं, मेरे केस में क्यों फाइट क्यों कर रहे हैं, मैं क्लियर हूं आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अगर आप कोई जजमेंट रेफर कर रहे हैं और जजमेंट आपके सेम पिक्चर सेम फैक्ट्स हैं, आपके सेम लॉ मैटर है, सेम लॉ इशू है, पर उस मैटर पे रेवेन्यू ने आगे अपील फाइल नहीं करी है, तो आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है जिसमें आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि देखिए सर इन केस लॉस पे तो जो मेरे सेम फैक्ट्स पे है, सेम केस लॉ, सेम लॉ मैटर पे है, उस पे तो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया एसएससी की फेवर में ना चाहिए, तो मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहा है वो। तो इसका मतलब ये लॉ सर, ये लॉ पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट पॉइंट कर लिया है। मैं क्लियर हूं आपको। तो ये मेन प्रिंसिपल इनिशिएट होता है यहां से। मैं क्लियर हूं आपको सर। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। नाउ अनदर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेन, शक्ति मेटल डिपो वर्सेस सीआईटी। सर इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जो मैंने आपको कर्नाटक हाई कोर्ट में समझाया था। शक्ति मेटल डिपो में साहब उन्होंने बोला भैया कोई भी इस तरह का गेन जो कैपिटल गेन आएगा किस पे, उन एसेट्स पे जो विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ऐसे केस के अंदर इट इज नथिंग बट अ बिजनेस इनकम। और अगर बिजनेस इनकम है तो प्लीज नोट कर ले सर, दो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, बट इट इज बेसिकली ओनली अ बिजनेस इनकम ओनली। अब ये बात जब पॉइंट डाला तो पॉइंट में मेन पॉइंट क्या था वो नोट कर ले सर। देखिए सेक्शन 72 दिखाता हूं आपको, 72 में दोबारा लेके जाता हूं, इन सब का व्यू क्या था प्लीज नोट करें। देखिए 72 में देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है इट शेल बी सेट ऑफ। देखिए 71 तो ये कह रहा है कि भैया बिजनेस इनकम से अगर सेट ऑफ नहीं हुआ अंडर हेड पीजीयूपी, और 71 देखिए 72 के 1 में देखिए क्या लिख रहा है, इट शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स इफ एनी ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। उन्होंने बोला भैया यहां पे कौन से हेड में होगा ये बात तो करी नहीं सर, कौन से हेड में होगा ये तो बात तो करी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया सर, डिविडेंड इन दी हैंड्स ऑफ शेयर ब्रोकर वो आईयूएस पे टैक्सेबल होता है। ऐसे ही अगर मान लो मेरा कोई कैपिटल एसेट बेचा है मैंने, जो which has been used for the purpose of business, it has been used for the purpose of business profession, तो ऐसे केस के अंदर दो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, पर ये वाला हेड तो बात लिखी नहीं है। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया, प्लीज नोट कर ले प्रिंसिपल लेट, मैं आप ये नोट कर लें डायरी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मैक्सिम वाज यूनिस एस एक्सक्लूजन एट्रियस, व्हिच मींस कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन कहीं पे लिखा है और वो चीज कहीं और नहीं लिखी है तो इसका मतलब वो चीज मिसिंग है, वो चीज आप नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 72 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज आई, इसके अंदर कौन से हेड में लिखा है ये बात नहीं लिखी है इन्होंने। जब इन्होंने ये बात नहीं लिखी है तो उसको अंदर कोई हेड नहीं पढ़ना है आपने। मैं क्लियर हूं आपको सर। तो व्हाट आई वांट टू से
जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। मैं क्लियर हूं आपको सर? नाउ ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है सर, एक्सेप्शन वाली भी समझा दी, रिलाइंग ऑन पर्टिकुलर जजमेंट वाली बात भी समझा दी कि आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल इनिशिएट होता है कि अगर उस जजमेंट के खिलाफ अगर डिपार्टमेंट ने अपील की। अच्छा देखिए, डिपार्टमेंट अगर अपील नहीं करेगा उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है कि उसने एज अ लॉ मैटर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार, जो ये जजमेंट एकदम करेक्ट है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आईटीएटी से हाई कोर्ट मैटर इसलिए नहीं किया हो बिकॉज लो टैक्स इफेक्ट की वजह से। मान लीजिए जो टैक्स इफेक्ट है वही कम है, 10 लाख है 15 लाख रुपए है, और मान लीजिए हाईकोर्ट से आईटीएटी से हाईकोर्ट जाने के लिए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी चाहिए, तो प्लीज आप लो टैक्स इफेक्ट वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे वही पॉइंट चलेगा जहां पे डिपार्टमेंट चाहे सारे पैरामीटर्स पूरे हो रहे थे उसके बावजूद हाईकोर्ट नहीं किया। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि भैया लो टैक्स इफेक्ट की वजह से तो ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू आर्ग्यू नहीं करने आ रहा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो अगर सारे पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं जहां पे हाईकोर्ट जा सकता था पर वो नहीं गया, तो अब ऐसे केस के अंदर वन कैन इजिली व्यू भैया आपने ये बात, डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है एज अ लीगल ग्राउंड और लीगल पॉइंट ये एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरे लिए आप मेरे खिलाफ ये केस आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। ठीक है भैया, कोई इशू भैया इससे? अच्छा एक फिर मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको। हाँ जी सर बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए इसमें, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल को हेल्प हो जाएगी। हम केस लॉ तो फाइंड आउट करते हैं राइट, जैसे कुछ भी इश्यूज हम आती है, वेदर इट्स असेसमेंट केस, सीआईटी अपील केस या रेक्टिफिकेशन, केस लॉज फाइंड करके हम उसका रेस्पॉन्स देते हैं। बट हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट वो आगे गया था या उस केस पे फर्दर जजमेंट, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई करंट की है तो हम उसको लिंक कैसे करेंगे उसको? तो देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंड नॉर्मली, जो देखो आपके पास ना जैसे आई सब्सक्राइब टू मेनी थिंग, मनु बत्रा, टैक्समैन, टैक्स, करेक्ट जी। दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज अदरवाइज क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 148 की बात भी करूं, आपसे बात करूं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट आशीष अग्रवाल वाला केस आया था सर, हाँ जी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट सबसे पहले आया था, आपको याद होगा सर, राइट? जी राइट। उसके बाद जो वो अशोक अग्रवाल वाला केस था, उसके बाद मनमोहन कोहली आया था। तो करीबन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, फिर उसके बाद दे आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली वाला। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जब तक वो दिन खत्म नहीं होते तब तो पता लग ही नहीं पाएगा, मैं आपको सही बताऊं। करेक्ट। लेटर से जजमेंट अगर आ जाइए तो 45 डेज या 60 डेज, 60 डेज हैं, तो वो पीरियड तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और नॉर्मली डिपार्टमेंट नॉर्मली सबसे एंड में ही फाइल करता है, क्योंकि वहां पे एक प्रोसीजर है भैया। आप देखना कभी भी डिपार्टमेंट के अंदर देयर वाज अ प्रोसीजर, क्योंकि पहले एक के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर ये चेक करेंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन आर्ग्यू करेगा, क्या पॉइंट्स है, तो इट विल टेक टाइम। तो नॉर्मली क्या होता है सर, जब तक वो फाइल नहीं करेंगे तब तक पता लग नहीं पाएगा। दो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर जैसे इनकम टैक्स का मैटर है तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा है, तो आप जब डिपार्टमेंट से मिलते हो, स्टाफ से मिलते हो ऊपर वाले लेवल पे, तो पता लग जाता है वेदर दे आर गोइंग टू अपर लेवल, यस और नो। एल्स अगर मान लीजिए लॉमन लेमैन है जैसे मैं और आप हैं, तो मैं और आप तो वी आर मेनली टैक्स सूत्रा, टैक्समैन, मनु पात्रा, या फिर इस तरह की जो भी है taxmanagementindia.com, तो इस पे रिलाय अपॉन कर सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि जजमेंट के खिलाफ वो चला गया या नहीं चला गया। सही बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। नॉर्मली क्या है भैया, जैसे मान लो जो जैसे मैं आपको केस लॉ बता रहा हूँ, कोई 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, वो तो फाइंड आउट किया ही जा सकता है। करेक्ट, हाँ वो पुराना किया जा सकता है, लेकिन जो मैं करंट वाली बात बोल रहा था, एकदम करंट वाले में तो टाइम ले, हाँ मतलब आपको 30-35 दिन 40 दिन तक लगता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू यू। अच्छा एक इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको समझाना था, 52 और एक सेक्शन 41(2). सर इसमें ना एक चीज और क्वेरी थी मेरी, है ना? हाँ जी, बोलिए। देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज एक एक्सपोर्ट हाउस है, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट हाउस है, तो क्या होती है कि बाइंग एजेंसी का काम कर रही है, ऑर्डर लाती है बाहर से, अपना काम करती है। उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी खोली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स सपोज ओवर द पीरियड उनको रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट देयर कप ऑफ टी एंड दे हैव सोल्ड इट आउट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनको कोई कैपिटल गेन हो गया एंड कंपनी में ऑलरेडी लॉस चल रहा था। तो कैन वी सेट ऑफ दैट टाइप ऑफ कैपिटल गेन विद दिस बिजनेस लॉस? आपने जो कैपिटल गेन कैसे आपने एज अंडरटेकिंग बेचा है, क्या बेचा? मैंने वो कंपनी, हमने एक सब्सिडरी क्रिएट की थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर दी थी।
तो हमने क्या की, एंटिटी सोल्ड आउट कर दी मैन्युफैक्चरिंग। सर एंटिटी से नहीं बन पाएगा, एंटिटी से नहीं बन पाएगा, एंटिटी से एंटिटी नहीं से बन नहीं हो पाएगी। पाएगा। अच्छा, मैंने बताया ना सर, एंटिटी से इसी बनाएगा बिकॉज दिस एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो तो सब्सिडी कंपनी का अपना अपना बिजनेस है ना सर, वो मेरा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आर पॉइंट, आपने तो इन्वेस्टमेंट बेची है, मैंने आपको बोला। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया, एग्जांपल भी दिया, जैसे लेट अस से आपने 2 प्रॉपर्टी परचेज कर ली, राइट? ठीक है, टारगेट रेंटल पे दे दूंगा, एक को आपने अपना ऑफिस बना लिया, ठीक है भैया? ठीक है, अब जो जो तो रेंटल पे आप दे रहे हो, तो उसको उस पे ये वाले केस तो नहीं लग पाएगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इट ठीक है, इज बड़ा कैपिटल गेन ओनली, राइट? ठीक है, पर आपके खुद यूज कर रहे हो और उसके बिल्डिंग वाले पोर्शन पे आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, ऑफिस पता क्लेम करोगे करोगे, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। तो इसके अंदर सर वो जो पोर्शन है, वो जो उस वाली प्रॉपर्टी पे आएगा, वो आपका सही मैंने बिजनेस इनकम है, पर क्योंकि उसका नेचर इस तरह की से है, कैपिटल एसेट है, कि कैपिटल गेन में टैक्सेशन हो पाएगा, उसको सेट ऑफ अप कर पाएंगे, उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, नाउ क्लियरिफाई। अब एक चीज और है सर, नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है सेक्शन 50 सेक्शन 2 में और 41 सेक्शन 2 में, जी, तो प्लीज नोट कर ले ये सेक्शन में दिक्कत कहां पे है। देखिए 41(2) पहले पढ़ के बता रहा हूं आपको। बोलता है वेयर बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर व्हिच इज ओन्ड बाय द सी, डिप्रेशन हैज बीन क्लेम्ड, डिप्रेशन तभी क्लेम किया होगा जब आप यूज किया होगा, एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और वो सोल्ड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो उन्होंने बोला भैया अगर आपने कोई बेचा इस तरह का एसेट और आपको कुछ प्रॉफिट आता है उसके अंदर, प्रॉफिट अगर आता है तो वो 41(2) में टैक्सेबल होगा। अब आता है 50 सेक्शन 2 भी ये बात बोलता है। तो क्वेश्चन उठता है कि कब कैसे पता लगेगा कब आपको 50 सेक्शन 2 में जाना है और कैसे 41 सेक्शन 2 में जाना है। तो ये नोट कर लें सर आपको, अगर आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, मान लीजिए उसमें एक ब्लॉक एसेट मान लीजिए 4-5 मशीन है या फिर एक मशीन है, इट हैज बीन सीज्ड टू एग्जिस्ट। एग्जांपल देता हूं आपको, एक ब्लॉक एसेट में आपकी 4 गाड़ियां हैं, चारों के चारों गाड़ियां आपने भेज दी, राइट? आपने चारों गाड़ियां भेज दी, राइट? अब ऐसे केस के अंदर नाउ ब्लॉक ऑफ एसेट हैज बीन सीज्ड टू एग्जिस्ट, सेक्शन 50 ही लगेगा, 41(2) नहीं लग पाएगा, राइट? बट मान लीजिए एक के अंदर मान लीजिए मशीनरी है या प्लांट है या जैसे मर्जी मान लीजिए, फर्नीचर लगा लीजिए, प्लांट लगा लेते हैं हम, एक ब्लॉक के अंदर 4 मशीनरी है आपका, और उसकी डब्ल्यूडीवी टोटल डब्ल्यूडीवी मान लीजिए उसकी 80 लाख रुपए। मान लीजिए आपने बेचा एक ही प्लांट, यहां पे देखिए आपका सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ है, अप्रिशिएट कीजिएगा, इट इज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, बट एसेट जो आपका ब्लॉक ऑफ एसेट अभी भी है, पर सर आपने एक ही प्लांट बेचा, लेकिन एक ही प्लांट बेच दिया 1,50,00,000 रुपए का। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, यहाँ पे 50(2) नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा 41 सेक्शन 2। व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको सर आपका जो आपका ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा तो सेक्शन 50(2), अदरवाइज अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 41(2). तो ये बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो 41(2) कब लगेगा और 50(2) कब लगेगा, ये समझना बहुत जरूरी है भैया।